आपके स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़ा दे दिया कि सर्वे किया है हमने, और उस सर्वे के अंदर निकला है कि 45% लोगों ने यह जवाब दिया कि हम अब दिन में एक बार खा रहे हैं। इस कोविड-19 के बहाने से यह कहा जा रहा है कि मजदूरों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। 8 घंटे को बढ़ा करके 12 घंटे करना पड़ेगा। 90% मालिकों ने पगार नहीं दी मजदूरों को। सीएजी ने ये बता दिया कि टैक्स चोरी बढ़ गई हिंदुस्तान में, 9 लाख करोड़ के नजदीक पहुंच गए। 2015 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई, आज 2020 है। 5 साल से वो त्रिपक्षीय वार्ता बंदोबस्ते में पड़ी हुई है। लेकिन पिछले 6 साल से, जब से मिस्टर मोदी की सरकार आई 2014 में, मजदूरों के ऊपर हमले तेज हो गए। आज मई दिवस है, मैं मजदूरों की ही मुख्य बात कर रही हूं। और इस सरकार ने हमारे 44 कानून जो थे उनको 4 कानूनों में बदल करके कोडिफिकेशन करने की प्रक्रिया चलाई। इस देश को इस मुश्किल हालात के अंदर मिस्टर मोदी की सरकार ने पहुंचाया है, जो प्लानिंग में यकीन नहीं करते, जिन्होंने सरकार में बैठने के बाद सबसे पहला कदम ही ये उठाया था कि प्लानिंग कमीशन को ठप कर दिया और नीति आयोग बनाया, जिस नीति आयोग के अंदर प्राइवेट लोगों की पीपीपी मॉडल को मानने वालों की भरमार है, जिसमें विदेशों में बैंकिंग का कारोबार करने वाले लोग भी हैं, जिसमें कॉरपोरेट घरानों की ही से चलती है। जो नीति आयोग ये कहता है कि शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर सरकारों को पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए, ये सब कुछ बाजार में फेंक देना चाहिए। जो ये कहते हैं कि श्रमिकों को इतना ज्यादा आप क्यों देने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाते हैं, सरकारों को यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नीति आयोग ये कहता है कि जो गांव के गरीब को 100 दिन का काम मिलना शुरू हुआ था मनरेगा के जरिए से, आप उसमें पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? वो मनरेगा एक बेकार की बात है, उसको ठप करना चाहिए। आप तो प्लानिंग में यकीन ही नहीं करते, आप नीति आयोग उठा करके ले आए। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका ये जो शासन करने का तरीका है, आपने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब तो मिनिमम गवर्नमेंट नहीं है, एकला गवर्नमेंट है। पीएमओ ऑफिस में ही सब निर्णय होते हैं। आपकी तो कैबिनेट भी आपके साथ उस निर्णयों में शामिल नहीं होती है। जो सिद्ध हो गया नोटबंदी से, और जो सिद्ध हो गया अब जो आपने लॉकडाउन घोषित किया, और इसी का हमें खतरा है कि आपने चीफ मिनिस्टर के साथ जो चौथी मीटिंग की, पहली मीटिंग तो वो होनी चाहिए थी जो आपने की ही कभी नहीं। जो करनी चाहिए थी लॉकडाउन का निर्णय करने के वास्ते, वो तो आपने कभी की ही नहीं। और अब आपने जो चौथी सो कॉल्ड मीटिंग की कोविड के इस लॉकडाउन की घोषणा के बाद, उसके अंदर आपने सबको अपना अपना रास्ता चुनने की बात कर दी। अरे सारे मुख्यमंत्रियों में से कई तो उस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को इधर उधर ले जा ही रहे थे। तो आपके राज करने का हमने तरीका देख लिया कि कोई भी कानून को कैसे भी तोड़ता रहे। और वो सब कुछ जब हो रहा था, उसके बाद धीरे से 29 तारीख को होम मिनिस्ट्री नई गाइडलाइंस ले आती है। उसके एक दिन पहले एमएचए बोलती है, खबरदार सब उस कानून को मानते रहिए, लॉकडाउन को मानते रहिए। और गडकरी भी बोलते हैं जहां हो वहीं बैठे रहिए। और फिर 29 तारीख को फिर से चेंज आता है। तो ये कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट, बिना कलेक्टिव फंक्शनिंग की गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर अपने मन की बातों में मस्त रहते हैं, प्रवचन सुनाने के लिए आते हैं, मीडिया के सामने पेश नहीं होते हैं, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपने हिंदुस्तान को एनार्की में धकेल दिया है। इसलिए हमें ये डर है कि आप संगठित श्रमिक आंदोलन को जो पीटने की कोशिश में 6 साल से लगे हुए थे, आप कोविड-19 का बहाना बना करके श्रमिकों के, किसानों के और दूसरे वर्गों के जो आंदोलन है उनको आप कुचलने का प्रयास करेंगे। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस कोविड-19 की छत्र छाया के दौरान भी आपकी होम मिनिस्ट्री लगातार बिजी है अपने विरोधियों को पकड़ पकड़ जेलों में डालने के लिए। दिल्ली के दंगों के लिए आप कुछ चुनिंदा लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, ठूस रहे हैं।
आपने फिर से विद्यार्थियों को निशाना बनाना शुरू किया है। आपने जामिया मिलिया के बहुत से विद्यार्थियों को जेलों में डालना शुरू किया है। ये कौन सा तौर तरीका है? ये साथ ले जाने का, सबको साथ लेने का तरीका नहीं है। इस देश के अंदर अंग्रेजों की बांटो राज करो की नीति को आगे बढ़ाने का तरीका है। और इसलिए आपकी दोगली नीति का पर्दाफाश मैं करना चाहती हूं। आप ऊपर बैठ करके बोलते रहते हैं कोरोना का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई भाई के अलग अलग जो घटक है उस जहर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और आपके इन्हीं लोगों ने मुस्लिम कौम को इस कोरोना वायरस का दोषी ठहराने की कोशिश की। और आपका जो भोंपू मीडिया है, कुछ हिस्सा मीडिया का प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक में जो आपके साथ चलता है, आपका खरीदा हुआ मीडिया, आपके कॉरपोरेट घरानों में आपके मित्रों का मीडिया, आपके मित्र बिजनेस में बिजी हैं। जियो जो है वो फेसबुक के साथ इन दिनों भी बिजनेस डील करने में लगा हुआ है। और बड़े कॉरपोरेट घराने उस बिजनेस डील में लगे हुए हैं जगह जगह के ऊपर, जिनके लिए आप बाहर से बिजनेस बटोर रहे थे, वो अभी भी मस्त है उसके अंदर। और आप इसके दौरान ये कह रहे थे कि हाँ सबको हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन तब भी आपके यहाँ के एक मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात के उस कंग्रीगेशन का नाम लेके फिर से इंडिकेशन दिया कि मुस्लिम्स को टारगेट करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये तो बाहर से आया। अगर हम मान ले वुहान से शुरू हुआ तो बुद्ध धर्म को दोषी ठहराएंगे। अगर हम ये कह देंगे किसी क्रिश्चियनिटी को मानने वाले मुल्क से हमारा कोई वापस आया हिंदुस्तानी, वो इसको लेकर के आया, तो हम क्रिश्चियंस को दोष देने लगेंगे। और अगर हम ये मानेंगे कि नहीं हिंदू धर्म को मानने वाला कोई बाहर से हमारा पर्यटक लेके आया, तो हिंदू धर्म को हम दोष देंगे। ये कौन सा तरीका है? इसलिए अंग्रेजों की बांट और राज करो की नीति के मोड से बाहर निकलिए। और ये जो चुनावी प्रक्रिया का हर वक्त आपकी पार्टी का मूड रहता है, वो हर दिक्कत की और संकट की घड़ी के अंदर भी उसका दोहन कैसे करना है, अपने मफाद को आगे बढ़ाने के लिए वो उसी में मस्त रहते हैं। और अब इस देश के अंदर पहली बार आपने श्रमिकों के बीच में इतनी गंदगी को पैदा करने की कोशिश की है कि हमारे रेहड़ी पटरी वालों को काम धंधा नहीं करने देंगे। और आपका एक चुना हुआ एमएलए वीडियो बनाता है और कहता है कि इनसे सामान नहीं खरीदेंगे। और जब हम ये बात वीडियो के जरिए से आपके संज्ञान में लाते हैं, उससे ही अगले दिन एक दूसरा आपका जो एमएलए है उत्तर प्रदेश का, वो खुद आगे बढ़ करके एक मुस्लिम रेहड़ी वाले से सवाल जवाब कर रहा। और जब उसको मालूम पड़ता है कि वो अपना नाम गलत बता रहा है, आपने सोचा वो क्यों गलत बता रहा है? जब आपके एमएलए कह रहे हैं, आपके हुए चुने मंत्री संतरी कह रहे हैं मुस्लिम्स का आर्थिक बहिष्कार कीजिए, उनको काम नहीं करने दीजिए, तो फिर आप यही तो नीति पहुंचा रहे हैं कि उनको काम नहीं करने देना। उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए वो एमएलए वो डर के अपना नाम बदल के कि उसके घर में चूल्हा जल जाए, रोटी जल जाए, वो कोशिश कर रहा है कि उसका सामान बिक जाए। और आप उससे नाम पूछ रहे हैं। आपको नाम पूछने का अधिकार किसने दिया? आप किसी दुकान के ऊपर जाकर के नाम पूछ के सामान खरीदते हैं। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये जो जहरीला वातावरण चलाया जा रहा है, इस मजदूर दिवस के मौके के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि आपके एमएलए जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने उस रेहड़ी पटरी वाले को सीधे कहा खबरदार इस गली में तुम दोबारा आए तो। हम जानते हैं आपका इतिहास, हर बार जहां जहां दंगे हुए इतिहास में, उसके लिए कमीशन बिठाए गए। उन कमीशंस की रिपोर्ट आई, उन कमीशंस की रिपोर्ट्स ने बताया कि अफवाहों का बाजार गर्म किया गया और एक कौम विशेष को, एक धर्म विशेष को, उसकी आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए उन दंगों को वहां पर किया गया। यह इतिहास नया नहीं गढ़ा जा रहा है। उस पुराने इतिहास को आप नंगे तरीके से, चूंकि आज आप सत्ता पे काबिज हैं और आपके सत्ता पे काबिज होने की वजह से आपके लोगों को इतनी हिम्मत आ गई है कि उसको सीधे सीधे वो खुले तौर पे हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए वो इस तरीके के जहर और नफरत को आगे फैला रहे हैं।
मैं पूछना चाहती हूं, खुदा ना खास्ता आपके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को अगर कोरोना हो गया, किसी को ना हो मैं कहूंगी, अगर हो गया तो क्या वो आपके मंत्री पूछेंगे कि अगर मेरा प्लाज्मा से ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये प्लाज्मा किसका है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का किसका है? उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ये प्लाज्मा मेरी बॉडी में जाए कि नहीं। और मैं ये भी जानना चाहती हूं, क्या हिंदुस्तान में ब्लड ग्रुप जो है बैंक्स के अंदर जब रखे जाते हैं, ब्लड ग्रुप के हिसाब से रखे जाते हैं, तो क्या आज के बाद से मापदंड होगा उसको धर्म के आधार पे वहां पर रखिए? क्या कोई मरीज ये कहने लगेगा डॉक्टर को कि पहले मुझे बताइए ये कौन से धर्म को मानने वाले का ब्लड ग्रुप है, तभी मेरी बॉडी में चढ़ाया जाएगा? इसलिए इस तरीके की गंदली, निचले दर्जे की सियासत को इस मुल्क में बंद करना चाहिए। हम श्रमिक लोग अपने अपने धर्म को मानते हुए श्रम करते हैं। हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता कोई नमाजी है कि मंदिर की घंटी बजाता है या गुरुद्वारे में जाता है या चर्च में ईसा को याद करने के लिए जाता है। वो आस्तिक है कि नास्तिक है, वो प्रकृति को गुरु मानता है कि वो कोई अपना गुरु रखता है, वो लोकल देवी देवता को मानता है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रम हमारा धर्म है और मानवता हमारा धर्म है, और हम श्रमिक एक समान धन दौलत को पैदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हम देश को बनाते हैं। देश को बनाने वाले और देश को चलाने वाले और देश के धन दौलत को पैदा करने वाले आज ये फिर से कहना चाहते हैं, हमने दुनिया की सभ्यता को ये सिखाया। और ये कौन लोग हैं? ये मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और अमीर लोग नहीं है। ये ऊपर की 10% जनता नहीं है जो फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कर पा रही है, अपने घर में भी रह पाई है तो भी तनाव में है। उनको खाने पीने का कोई कष्ट नहीं है, उनके काम धंधे सुरक्षित हैं, उनको समस्या नहीं है। मैं 90% जनता की बात कर रही हूं, जिसमें है किसान की भी बात कर रही हूं। हमारे देश में 83% किसान है जिसके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। मैं उनकी भी बात कर रही हूं, मैं खेत मजदूर की भी बात कर रही हूं। ये 90% जनता है, ये 100 करोड़ से ऊपर पड़ती है, जिसको आज भूख के कगार के ऊपर खड़ा कर दिया गया है।